Jai Hind students, class 12. In this video I am going to make you understand the process of translation. Translation, as you already know that in central dogma we have studied the process, our genetic process, how our information is transferred or passed from DNA till the formation of protein. DNA replicates itself, and for the process of trait formation it transcribes RNA, and then these RNA form protein. We have already studied the DNA replication, transcription, and in this video we will study translation. इस वीडियो में हम लोग ट्रांसलेशन पढ़ते हैं. ट्रांसलेशन का मतलब होता है प्रोटीन का बनना, सेल में प्रोटीन का बनना, जिसमें आपके आरएनएस का यूज होता है, डिफरेंट आरएनएस का. और आरएनए के बारे में भी मैं पिछले क्लास में बता चुकी हूँ. जो आरएनए आपके प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प होते हैं, यूज होते हैं, हेल्प करते हैं, दीज आर राइबोसोमल आरएनए that are present in ribosomes. Whole ribosome is present in protein synthesis, whole ribosome. Then tRNA and mRNA, and inside this ribosome there is rRNA. So this is what you are able to see in this NCERT diagram. It is the whole machinery, whole machines that are being used for the synthesis of protein, जिसके शेप और जिसके इस डायग्राम को आप स्टेप्स को समझेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा. इस NCERT में प्रोटीन सिंथेसिस को थोड़ा पैरावाइज दिया है, हालांकि सारे पॉइंट्स इसमें डाले गए हैं, फिर भी इसको इस तरह पैरावाइज पढ़ पाना थोड़ा मुश्किल है. इसलिए इनको, और ये एक सिंथेसिस वर्क है, तो सिंथेसिस वर्क को स्टेप्स में बांट दिया जाए तो थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा कि इनिशिएट कैसे हुआ, इलोंगेट कैसे हुआ, टर्मिनेशन कैसे हुआ. मैं बार बार बोल रही हूँ, अभी तक जितने भी प्रोसेस आप लोग पढ़े हैं सब में इनिशिएशन, इलोंगेशन एंड टर्मिनेशन हुआ है. रेप्लिकेशन में टर्मिनेशन की बात इसलिए नहीं हुई कि एक बार स्टार्ट हुआ और पूरे अमाउंट जब रेप्लिकेट कर जाएगा तो जाकर रेप्लिकेशन स्टॉप कर जाएगा. सो इस पूरे पॉइंट्स को मैंने इस पूरे पैरा को मैंने पॉइंट्स में बांट दिया है, लेकिन हर जगह जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको बता दिया करूँगी, बिकॉज वी डोंट हैव टू लीव द NCERT एट एनी कॉस्ट, एट एनी पॉइंट. ओके, आई हैव जस्ट मेक यू अंडरस्टैंड. मैंने कुछ पॉइंट में बनाकर और उसे एक्सप्लेन करने की कोशिश की हूँ, और करना भी पड़ेगा क्योंकि इसमें थोड़ा NCERT में थोड़ा शॉर्ट दिया है. So we will start the process of translation. Formation of protein by mRNA or according to the message coded in the mRNA or by these all RNA. Formation of protein means the translation means the formation of protein with the help of RNAs and message coded in mRNA. And from where these messages are mRNA have received? From DNA. Okay, these are the enzymes that will be very much used or very vital for protein synthesis. There are many others also, but at every point I say that बहुत सारे points आपको ऐसे होंगे जो आपको हायर क्लासेस में पढ़ने हैं, अभी नहीं पढ़ने हैं. अमाइनो अकाइल tRNA सिंथेटेज यूज क्या होगा, कहाँ होगा, मैं बताऊंगी स्टेप्स में. अमाइनो अकाइल tRNA सिंथेटेज या अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज. पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज, ये एक राइबोजाइम है, ये प्रोटीनस इन नेचर नहीं होता है. पेप्टाइड ट्रांसफेरेज ये राइबोसोम में प्रेजेंट होता है, और राइबोसोम में जो आरएनएस प्रेजेंट रहते हैं उनका ये उन्हीं में से आरएनएस का ये नाम है पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज. ये प्रोटीन नेचर का नहीं होता है और इंजाइमेटिक फंक्शन करता है, पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्म करता है ये. एंड देन वेरियस प्रोटीन फैक्टर्स, various protein factors will be used in the different steps, and these are also different in prokaryotes and eukaryotes. These enzymes are same,
बट प्रोटीन फैक्टर्स आर डिफरेंट। प्रोटीन फैक्टर्स सिंपल प्रोटीन होते हैं जो कि कुछ कुछ स्टेप्स और स्ट्रक्चर को बनाने में और कुछ स्ट्रक्चर्स को तोड़ने में, डिसोसिएट करने में हेल्प करते हैं। तो प्रोटीन फैक्टर्स की ज़्यादा बात नहीं हुई है। कहीं बुक में लिखा हुआ है बाय द यूज ऑफ रिलीज फैक्टर, इनिशिएशन फैक्टर, वहाँ पे वो जो फैक्टर आप पढ़ेंगे दैट आर प्रोटीन फैक्टर्स यूज्ड इन प्रोटीन सिंथेसिस। एक कंसेप्ट और है, आपको प्रोटीन सिंथेसिस आपकी यूकैरियोट्स में भी होती है और प्रोकैरियोट्स में भी होती है। यहाँ पे हम बुक में आपको स्पेशली प्रोकैरियोट्स दैट इज़ प्रोटीन सिंथेसिस टेकिंग प्लेस इन बैक्टीरिया बताया हुआ है। प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में स्टेप्स लगभग सेम होते हैं, कुछ एंजाइम्स का डिफरेंट होता है और प्रोसेस में थोड़ा डिफरेंट होता है, मीन्स स्ट्रक्चर में थोड़ा डिफरेंट हो सकता है और कुछ अमाइनो एसिड में एक दो जगह डिफरेंट होगा। वो डिफरेंट पे अभी ध्यान नहीं देना है इस स्टेज में। 12th में आपको अभी जनरल प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन पढ़ना है, जो स्टेप्स दोनों प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में होते हैं और ये एक ही जैसे होते हैं। डिफरेंसेस कहीं प्रोटीन फैक्टर्स में आते हैं और कुछ जगह आती है, जैसे आप mRNA और rRNA राइबोसोम्स में प्रेजेंट है तो राइबोसोम्स में ही डिफरेंस आ गया, क्योंकि प्रोकैरियोट्स में राइबोसोम्स क्या है 70S एंड यूकैरियोट्स में राइबोसोम्स क्या है 80S। तो इसी के राइबोसोम्स के स्मॉलर और बिगर यूनिट में यहाँ पे आपका डिफरेंस आ गया। और भी बहुत जगह डिफरेंस आएगा, वहाँ मैं बता दिया करूँगी। लेकिन डिफरेंस व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक ट्रांसलेशन डजंट कम इन एग्जाम। You have to study only the general process which takes place both in prokaryotes and eukaryotes, and these steps are now. एक सेल मान लीजिए, ये एक साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म में मानिए ये आप एक प्लेन पेज लेते हैं, मानिए ये आपका साइटोप्लाज्म है होल बॉडी, और साइटोप्लाज्म में आपका न्यूक्लियस है। मानिए ये एक साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म है, ये न्यूक्लियस था, इसमें डीएनए था, डीएनए आरएनए बनाया और आरएनए क्या हुआ इस न्यूक्लियर पोर से बाहर आया। और इस बाहर आने से पहले इसमें बहुत पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस के द्वारा इस आरएनएज में बहुत मॉडिफिकेशंस हुए, बाहर साइटोप्लाज्म में आ चुका है। ओके, लेकिन अगर हम ये प्रोकैरियोटिक रहेगा तो कोई ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और ये सब नहीं होगा और डायरेक्ट क्या होगा आपका डीएनए यहाँ ले करता है और यहीं पे जैसे ही आरएनए बना वो साइटोप्लाज्म में ही यहाँ आता है और प्रोटीन सिंथेसिस एक साथ स्टार्ट हो सकती है साइमल्टेनियसली विदाउट एनी पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेसेस। तो ये भी एक डिफरेंस है। तो मैं प्रोसेस अब बता रही हूँ, ट्रांसलेशन का प्रोसेस क्या कहाँ होता है। ये डायग्राम मैं इसलिए बता रही हूँ कि ट्रांसलेशन का प्रोसेस कहाँ हो रहा है, इनसाइड द साइटोप्लाज्म, नॉट इनसाइड द न्यूक्लियस, इट इज टेकिंग प्लेस इनसाइड द साइटोप्लाज्म। व्हेन द आरएनएज, ऑल द आरएनएज आर फॉर्म्ड इनसाइड द न्यूक्लियस and they are modified also, then they come out by the nuclear pore, and if they are prokaryotic then they already remain in the cytoplasm and there is no need of post transcriptional processes. Okay, now start the process. जैसे ही प्रोटीन सिंथेसिस की ज़रूरत पड़ती है, सेल को नीड होता है कि प्रोटीन सिंथेसिस करना है, सिंपली नॉर्मल कंडीशन में जो राइबोसोम है वो एमआरएनए के पास नहीं रहता है। सभी जो आरएनएज हैं वो साइटोप्लाज्म में अपना कहीं कहीं ले करते रहते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं राइबोसोम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर बैठा रहता है, आरआरएनए बना और टीआरएनए भी साइटोप्लाज्म में आया, लेकिन इन सभी चीज़ों का एक साथ बनना ही यह दिखाएगा कि अब प्रोटीन सिंथेसिस की आवश्यकता है। जैसे एमआरएनए न्यूक्लियर पोर से निकला या बैक्टीरिया एमआरएनए बना रहा है तो एमआरएनए क्यों बनाएगा, मजाक में थोड़ी बनाएगा। एमआरएनए इसलिए बनाएगा क्योंकि उसमें के बॉडी में नीड है प्रोटीन की। इसलिए जैसे ही एमआरएनए बनता है वो साइटोप्लाज्म में आया और ये राइबोसोम का स्मॉलर यूनिट एमआरएनए के इनिशिएशन कोडोन से
कोडोन वगैरह की बात मैं पिछले क्लास में कर चुकी हूँ कि आरएनए में इनिशिएशन कोडोन होता है, और आरएनए के स्ट्रक्चर को भी मैं बता चुकी हूँ। कैसा स्ट्रक्चर होता है? 5' मिथाइल गुआनोसिन हो रहता है, इसमें एक डिफरेंट न्यूक्लियोटाइड। देन दिस इज यूटीआर रीजन, मीन्स अनट्रांसलेटेड रीजन। इससे इस रीजन से प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होता। ये 5' है, ये 3' है, और ये भी यूटीआर रीजन है। इस अनट्रांसलेटेड रीजन मीन्स ये भी प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करता, और इसमें पोली ए है। ये यूकैरियोट्स का आरएनए है। देन दीज ऑल आर कोडिंग रीजन। अब ये कोडिंग रीजन है, प्रोटीन सिंथेसिस होगा तो हर एमआरएनए की कोडिंग रीजन की फर्स्ट स्टार्टिंग जो होगी वो ये AUG से होगी। क्योंकि AUG ही बोथ प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में इनिशिएटिंग कोडोन है। ओके, सो जैसे ही राइबोसोम्स के स्मॉलर यूनिट को, अगर प्रोकैरियोट की बात करें तो 30S यूनिट को ये इनिशिएशन कोडोन का सामना होगा। इसके पहले भी बहुत सारे प्रोमोटर्स वगैरह होते हैं जो कि ये गाइड करते हैं एमआरएनए को, राइबोसोम्स को एमआरएनए पे इस कोडोन को ढूंढने में। ओके, दीज ऑल टॉपिक्स यू विल स्टडी इन हायर क्लास कि इस एमआरएनए को यहाँ ज्वाइन करें, इसको गाइड करने के लिए इससे पहले मीन्स अप स्ट्रीम में बहुत सारे सीक्वेंसेस होते हैं जो कि इसको पहचानने में हेल्प करते हैं। ओके, तो सबसे ये तो बात हो गई, इसकी बात मैं थोड़ी देर बात करती हूँ। सबसे पहला स्टेप है अमाइनो एसाइलेशन। अमाइनो एसाइलेशन का मतलब होता है साइटोप्लाज्म में अमाइनो एसिड पड़ा हुआ है, उसकी चार्जिंग होती है। कोई भी बायोकेमिकल सब्सटेंस जब आपका केमिकल रिएक्शन में जाएगा तो उसको पहले उसको नॉर्मल स्टेज से थोड़ा चार्जिंग स्टेज में लाना पड़ेगा, तभी तो वो रिएक्टिव स्टेज में जाएगा। नॉर्मल कंडीशन है, जैसे ये सिंपल एक पेंसिल है या ये सिंपल एक पेज है, इसको रिएक्टिव करना है तो थोड़ा रगड़ेंगे तो इसके इलेक्ट्रॉन्स वगैरह जो हैं तो थोड़ा चार्ज होगा। उसी तरह बायोकेमिकल्स मॉलिक्यूल्स को चार्ज करने के लिए उसमें ATP ऐड करते हैं। ATP ऐड करने के बाद वो एनर्जेटिक होता है और चार्ज्ड भी हो जाता है, चार्ज्ड इन द सेंस ऑफ एनर्जी। चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड विथ ATP एंड लोडिंग इट ऑन tRNA इज कॉल्ड एज अमाइनो एसाइलेशन। क्या होगा? ये सिंबल है जो कि यूज हुआ है, एग्जाम में भी ऐसे सिंबल्स यूज कर सकते हैं। ये अमाइनो एसिड का है, A मीन्स अमाइनो एसिड, दिस इज tRNA, दिस इज एंटीकोडोन। ये एक्सेप्टर स्टेम जहाँ अमाइनो एसिड एक्सेप्ट होता है। होल tRNA के डायग्राम को बनाना आप नहीं भी बना सकते हैं, प्लस ATP। इसमें इंजाइम यूज होता है, दैट अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज, वेरी इंपॉर्टेंट इंजाइम अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज। ये अमाइनो असाइल tRNA सिंथेटेज एक ऐसा इंजाइम है जिसमें खाके होते हैं। इसमें पहले अमाइनो एसिड आएगा। ये अमाइनो एसिड जैसे ही इस एंजाइम से कांटेक्ट में आएगा, इसमें एक ATP जुट जाएगा। ATP जुटने के बाद ये जब चार्ज्ड अमाइनो एसिड आएगा तो इसमें tRNA आ जाएगा, एक्सेप्टर आर्म के साथ tRNA। ओके, ये tRNA जैसे ही चार्ज्ड अमाइनो एसिड को अपने ऊपर लोड करेगा, वैसे ही AMP एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट एंड पायरोफॉस्फेट मीन्स दो फॉस्फोरस ग्रुप। ATP में कितने फॉस्फोरस हैं? 3। 2 फॉस्फोरस ग्रुप ऐसे इंडिविजुअल 2 फॉस्फोरस ग्रुप प्लस 1 फॉस्फोरस ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ AMP, और ये tRNA विथ अमाइनो एसिड बाहर आ जाएगा और हो गया इस एंजाइम का काम। ये एंजाइम अपना इनको इस फॉर्म में लाकर काम यूज्ड हो गया और ये अपना बाहर निकल जाएगा। ओके, so this is the use of amino acyl tRNA synthetase that is different for all the amino acids। सारे अमाइनो एसिड्स के लिए ये डिफरेंट होता है। दिस इज द फर्स्ट स्टेप। इनिशिएशन का पहला स्टेप है अमाइनो एसाइलेशन, जिसमें चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड होता है विथ ATP एंड लोडिंग इट ऑन tRNA with the help of amino acyl tRNA synthetase, which is separate for all the amino acids। And now the charge, this is called amino acyl
अमाइनो एकाइल टीआरएनए और चार्ज्ड टीआरएनए इसको कहते हैं, क्योंकि ये चार्ज्ड हो गया, इस पर अमाइनो एसिड जो है वो लोड हो गया। अब ये प्रोटीन सिंथेसिस में जाएगा ही जाएगा। नाउ द सेकेंड स्टेप ऑफ इनिशिएशन। इनिशिएशन का सेकेंड स्टेप आप देखिए, फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। यही मैं बात की थी, mRNA साइटोप्लाज्म में रहेगा, 30S उससे मिलेगा एंड वेरियस इनिशिएशन प्रोटीन्स IF1, 2, 3 वेरियस इनिशिएशन प्रोटीन्स यूज होता है ये इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स को पढ़ने में। लेकिन ये वेरियस इनिशिएशन प्रोटीन्स में केवल आप यही नाम लिखेंगे, डिफरेंट इनिशिएशन प्रोटीन्स को पढ़ना अभी ज़रूरी नहीं है। mRNA आप देख लिए, ये UTR है, अनट्रांसलेटेड 5' रीजन का, अनट्रांसलेटेड 3' रीजन का, और पहला जो आपका कोडोन रहेगा वो स्टार्ट कोडोन है, दैट इज़ AUG, और किसी तरह ढूंढते हुए ये 30S इस mRNA को ज्वाइन कर लेगा। जैसे ही ये 30S mRNA ज्वाइन करेगा, देन चार्ज्ड टीआरएनए जो पहले के स्टेप से चार्ज्ड हुआ, वो अगर प्रोकैरियोट्स है तो पहला अमाइनो एसिड उनका AUG कोड और एंटीकोडोन क्या होगा इसके कम्प्लीमेंट्री, A है तो U है तो A, G है तो C। तो पहला टीआरएनए हमेशा UAC होता है एंटीकोडोन के साथ, और कोडोन इसका AUG है। और प्रोकैरियोट्स में फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है। अमाइनो एसिड का नाम मिथ्योनिन है, आप जानते भी होंगे, MET उसका शॉर्ट फॉर्म है मिथ्योनिन। लेकिन प्रोकैरियोट्स में एन फॉर्माइल मिथ्योनिन होता है, मीन्स उस मिथ्योनिन में फॉर्माइल ग्रुप अटैच रहता है प्रोकैरियोट्स में, लेकिन यूकैरियोट्स में केवल मात्र मिथ्योनिन, रियल मिथ्योनिन होता है, जो कि हम लोग पढ़ते हैं, दैट इज इन यूकैरियोट्स। एंड दिस फॉर्माइल मिथ्योनिन इज प्रेजेंट इन प्रोकैरियोट्स एज व्हाट इज दिस इज अमाइनो एसिड। ये 3 स्मॉल लेटर में अमाइनो एसिड लिखे जाते हैं, आप क्लास 11th में पढ़े होंगे। वो आकर अटैच हो जाएगा। ओके, अब जैसे ही ये जो टीआरएनए है, ये पहला टीआरएनए ऐसा है जो विदाउट लार्जर यूनिट पहली बार इंटर कर जाता है, विदाउट असेंबलेज ऑफ लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम। ये जैसे ही टीआरएनए AUG को कैच कर लेगा अपने एंटीकोडोन से और एक अमाइनो एसिड आ जाएगा, देन द लार्जर सेगमेंट ऑफ द लार्जर पार्ट ऑफ द राइबोसोम, दैट इज 50S। अगर 30 और 50 मैं लिख रही हूँ तो किसकी बात कर रही हूँ? प्रोकैरियोट्स की। दैट इज 50S, वो आकर इस अमाइनो एसिड को इस टीआरएनए में को ज्वाइन कर लेगा। ओके, इसको जैसे अगर टीआरएनए ऐसे है, उसके ऊपर आके ऐसे बैठ जाएगा। नाउ इसके बैठने के बाद जो ये लार्जर यूनिट ऑफ राइबोसोम है, इसको 3 रीजन में बांट दिया जा सकता है और बांटा जाता है। पहला रीजन जो होता है वो ओपन कोडोन की तरफ रहता है, जैसे AUG यहाँ पे फर्स्ट कोडोन था और यहाँ चार्ज टीआरएनए से ये कंबाइन कर गया। लेकिन जिस तरफ ओपन कोडोन्स रहते हैं उस तरफ एक साइट राइबोसोम का रहता है, दैट इज A साइट। ओके, मीन्स साइट में डिवाइड कर दिया जाता है अकॉर्डिंग टू द फंक्शन गोइंग ऑन इनसाइड द राइबोसोम। राइबोसोम के अंदर जैसा फंक्शन चल रहा है उस फंक्शन पे के अनुसार इनको साइट पे बांट दिया जाता है। नाम क्यों दिया गया है आपको मैं समझाती हूँ। ये A साइट है ओपन कोडोन की ओर। यहाँ A साइट इसलिए है क्योंकि यहाँ जो आपके नए वाले जितने इस कोडोन के अनुसार जितने नए टीआरएनए हैं, जैसे जैसे ये ओपन होता जाएगा वो A साइट पे नए कोडोन आते जाएंगे, उनसे कम्प्लीमेंट्री टीआरएनए अपने रेस्पेक्टिव अमाइनो एसिड को कैरी करता हुआ इसमें इंटर करेगा। सो दिस इज, और इंटर करने के बाद ये इसको कैरी करता रहेगा। सो A साइट इज अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। इस A के कारण इसका नाम A पड़ा, दैट इज अमाइनो असाइल टीआरएनए बाइंडिंग साइट। नए वाले जितने टीआरएनए इंटर करेंगे वो A साइट पे इंटर करेंगे। यहाँ पे एक बात ख्याल रखना है, ये पहला जो टीआरएनए है स्टार्ट कोडोन का, बस स्टार्ट कोडोन का टीआरएनए P साइट जो सेकेंड साइट है उस पे ज्वाइन करता है। बाकी इसके बाद के जितने भी टीआरएनए हैं उनकी एंट्री जो है वो राइबोसोम्स के A साइट पर होती है।
ये पहला जो फर्स्ट चार्ज टीआरएनए रहता है स्टार्ट कोडोन का, दैट ओनली इज सिचुएटेड और दैट ओनली इंटर्स एट पी साइट। इंटर्स भी नहीं करता है क्योंकि इंटर तो पहली बार पहले ही कर चुका रहता है। बाद वाले जितने टीआरएनए हैं वो पूरे यूनिट कंबाइन होने के बाद इंटर करते हैं, और ये पहले से जो ज्वाइंट आपका 4 टीआरएनए है वो पी साइट पे लाई करता है। पी साइट का नाम इसलिए पी साइट पड़ा क्योंकि यहाँ पे जो अमाइनो एसिड इंटर करेंगे, इसके बाद में आप देखेंगे इलोंगेशन में कि ये इस पे ट्रांसफ़र होगा और यहाँ पे पेप्टाइड चेन बनेगा, और फिर जैसे ही यहाँ पेप्टाइड चेन बनेगा ये शिफ्ट कर जाएगा यहाँ पे, और ये जो कैरी करेगा वो हमेशा पेप्टाइड बॉन्ड कैरिंग टीआरएनए रहेगा। मीन्स ऐसा टीआरएनए जिस पे पेप्टाइड बॉन्ड्स सेवरल अमाइनो एसिड के बीच में बन चुके हैं। So this will be called as peptide P site, peptidyl tRNA binding site. Peptidyl means tRNA containing several amino acids combined by peptide bond. तभी तो प्रोटीन बनेगा क्योंकि वो अमाइनो एसिड उसमें पेप्टाइड बॉन्ड से बाइंडेड रहते हैं। Now come to the E site. E site is the exit site. ये यहाँ पे बॉन्ड बनने के बाद मैं बोली यहाँ पे पॉलीपेप्टाइड बॉन्ड अमाइनो एसिड कैरीड रहते हैं और यहाँ पे नया अमाइनो एसिड आता रहता है। जैसे ही ये आएगा ये अपना पेप्टाइड बॉन्ड इस पर ट्रांसफ़र करेगा, यहाँ पे उस नए वाले अमाइनो एसिड के साथ पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। फिर तुरंत ये क्या होगा, ये यहाँ का यहाँ शिफ्ट करेगा और ये टीआरएनए उस टीआरएनए पे वो ये वाला टीआरएनए यहाँ आ जाएगा और ये लूज टीआरएनए एग्जिट साइट से एग्जिट कर जाएगा। ये पूरे प्रोसेस को और आप आगे वाला प्रोसेस पढ़ेंगे तो अच्छे से समझेंगे। सो दीज ऑल आर 3 साइट्स प्रेजेंट इन द राइबोसोम्स, दैट इज ए, पी एंड ई। ए साइट इज फॉर कैरिंग द अमाइनो एसिड टीआरएनए बाइंडिंग साइट, P site is for peptidyl tRNA binding site, and E site is for the exit of deacylated. Deacylated means the free tRNA which has no amino acids are called as deacylated tRNA. So अब ये जो बन गया, this complex is known as initiation complex which has mRNA, complete assemblage of ribosomes with smaller unit and larger unit, and initiation codon tRNA carrying amino acid at the P site. This is called as initiation complex. बस ये initiation complex बन गया, अब प्रोटीन सिंथेसिस होना ही होना है। So this is all about your initiation process, जिसमें 2 स्टेप हुआ, चार्जिंग ऑफ अमाइनो एसिड एंड फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स। फॉर्मेशन ऑफ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स आपके इतने स्टेप्स में हुए। नाउ कम टू सेकेंड प्रोसेस, दैट इज इलोंगेशन। अब क्या करना है, इलोंगेशन करना है, अमाइनो एसिड को दूसरे अमाइनो एसिड के साथ ज्वाइन करके पेप्टाइड बॉन्ड का फॉर्मेशन करना है। इलोंगेशन में पहला होगा डीकोडिंग। डीकोडिंग मतलब यहाँ पे जो एमआरएनए में कोड्स दिए गए हैं ऑन द बेसिस ऑफ डीएनए, इसको डिकोड करना है, इसके मतलब को समझना है और समझकर उनको अमाइनो एसिड में चेंज कर देना है। मतलब इनका मैसेज जो है वो फंक्शनल कब होगा, जब इनका मैसेज प्रोटीन के रूप में बदल जाए, तो डिकोड करना है। डिकोडिंग का मतलब ही होता है कि किसी ग्रुप में अगर किसी कोड में मैसेज दिया हुआ है तो उसको डिकोड कर लेना, उसको समझ लेना। हमारा यहाँ इनिशिएशन कॉम्प्लेक्स बन चुका है, स्टार्टिंग हो चुकी है। नाउ राइबोसोम सेलेक्ट्स एंड बाइंड्स अनदर अमाइनो एसाइलेटेड टीआरएनए हुज एंटीकोडोन इज कॉम्प्लीमेंट्री टू द कोडोन प्रेजेंट एट ए साइट। इस ए साइट पे अब जो कोडोन प्रेजेंट रहेगा वैसा टीआरएनए आएगा और ए साइट में इंटर करेगा, ओके, बाय कैरिंग द सेकेंड अमाइनो एसिड। आफ्टर दैट डिकोडिंग ऑफ द मैसेज मीन्स ये वाला कोडोन पढ़ लिया गया और इसके कॉरस्पॉन्डिंग टीआरएनए इंटर कर गया, देन पेप्टिडेशन अकर्स। ट्रांसपेप्टिडेशन में क्या होता है, पेप्टिडाइल ग्रुप ऑफ पी साइट, यहाँ पे जो पी साइट पे पेप्टिडाइल ग्रुप है, ओके, इज ट्रांसफर्ड टू द ए साइट हैविंग अमाइनो अकाइल टीआरएनए थ्रू द फॉर्मेशन ऑफ पेप्टाइड बॉन्ड। यहाँ पे ये वाला टीआरएनए अब इंटर कर गया
इट इज़ स्टैंडिंग हेयर। जैसे ही ये इंटर करेगा, ये पेप्टाइड पी साइट पे टीआरएनए केवल अपना अमाइनो एसिड इसको दे देगा। होल टीआरएनए इस पे नहीं जाएगा, होल टीआरएनए कैरिंग दिस स्ट्रक्चर इस पे नहीं जाएगा, इसका अमाइनो एसिड इस पे जाएगा। और ये एक न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन है बायोकेमिकल, इसका COH ग्रुप इसके NH ग्रुप को अटैक करता है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो, क्योंकि ये काफ़ी क्लोज्ड रहते हैं और इनमें एक बॉन्ड बनने की संभावना रहती है। वैसे ही जैसे ये इंटर किया, रिएक्टिव हुआ और ये अमाइनो एसिड इस पर जंप मारा। ओके, नए वाले अमाइनो एसिड्स हमेशा ऊपर की ओर ज्वाइन होते हैं, पुराने वाले अमाइनो एसिड्स जो है वो पीछे की ओर जाते हैं। ये यहाँ आया, अब ये टीआरएनए तो खाली हो गया, दिस इज कॉल्ड एज डीएसाइलेटेड टीआरएनए, जो पहले पढ़े हम लोग यहाँ पे। और यहाँ जैसे ही ए साइड पे ये अमाइनो एसिड जंप देगा, यहाँ पे पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज एंजाइम प्रेजेंट है एंड दैट एंजाइम इज इन द फॉर्म ऑफ आरएनएज। और भी आरएनए जो इसमें रहते हैं, 23 RNA, 5S RNA, 20S RNA, 23S RNA, ये सभी RNAs भी इसमें हेल्प करते हैं, इंजाइमेटिक फंक्शन करते हैं। पेप्टिडाइल ट्रांसफेरेज स्पेशली फंक्शन करता है, जो कि राइबोसोमल एंजाइम है, RNA राइबोजाइम्स है, वो इसको पेप्टाइड बॉन्ड बना देगा। ओके, अब जैसे ही ये पेप्टाइड बॉन्ड बनेगा, देयर विल बी अ प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसलोकेशन। एक प्रोसेस होगा ट्रांसलोकेशन। जैसे ये mRNA है, इस पे राइबोसोम्स ऐसे बैठ चुका है और जैसे ही इसमें tRNA इंटर किया और A साइड P साइड दोनों भर चुका है, तो क्या होगा, ट्रांसलोकेशन होगा। ये तुरंत ये राइबोसोम्स जो है वो अगले कोडोन की तरह ऐसे घसकेगा। मीन्स ऐसे mRNA की इस तरह रीडिंग होती है इन द डायरेक्शन ऑफ 5' to 3'। 5' to 3' के डायरेक्शन में हमेशा राइबोसोम एक एक कोडोन करके घसकता रहता है, एक एक कोडोन करके मूव करेगा। दिस मूवमेंट इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। अब जैसे देखिए, इसमें दोनों कोडोन की तो रीडिंग हो गई, अब इस कोडोन को पढ़ना है तो इसको घसकना होगा ना, तो मूवमेंट ऑफ राइबोसोम्स इन रेस्पेक्ट टू द mRNA इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन, so that new codon can be opened or can be decoded। क्योंकि न्यू कोडोन और इसको ए साइड पे आना जरूरी है, ए साइड पे ही टीआरएनए नए इंटर करेंगे, तो इसको क्या होगा, इसको घसकना होगा। अब देखो, जैसे ही ये घसकेगा तो GUC वाले साइड पे ये आ जाएगा, पॉलीपेप्टाइड कैरिंग टीआरएनए, ये डीएकाइलेटेड वाला ई साइड पे आ जाएगा और ये बाहर निकल जाएगा। ये पॉलीपेप्टाइड कैरिंग टीआरएनए ये यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और ये वाला जगह खाली हो जाएगा ताकि नया टीआरएनए यहाँ पर इंटर कर सके। सी देयर इज अ मूवमेंट। ये नया वाला जो आप देख रहे हैं CUA, ये CUA यहाँ पे इंटर कर गया। दैट CUA दिस कोडोन नाउ इंटर्स एट द A साइड। ये ओपन हो गया नए टीआरएनए के आने के लिए और ये पेप्टाइड बॉन्ड कैरिंग आरएनए जो था वो P पे शिफ्ट कर गया, इसीलिए इसका नाम P साइड बना, क्योंकि ये पेप्टिडाइल टीआरएनए को कैरी करता हुआ रहता है। बॉन्ड फॉर्मेशन यहाँ होता है, लेकिन बॉन्ड फॉर्मेशन के बाद कैरी ये यहाँ शिफ्ट हो जाता है और ये जो पहले वाला टीआरएनए था वो तो इसको ट्रांसफ़र करके वो खाली हो गया था, वो क्या होगा, ई साइड से एग्जिट कर जाएगा। इसलिए आप समझ सकते हैं यहाँ से एंट्री होती जाती है, एंट्री होकर बनता जाता है और यहाँ से आप कभी पुराने ज़माने की सेवई बनाने वाली मशीन को देखिएगा, एक जगह से एंट्री होती है, एंट्री होकर एक जगह से निकलता रहता है। उसी तरह टीआरएनए कैरिंग न्यू एमाइनो एसिड्स आते रहते हैं, फिर यहाँ पे पेप्टाइड बॉन्ड कैरिंग टीआरएनए खड़े रहते हैं। नया वाला अब ये आएगा तो ये इस पे शिफ्ट कर जाएगा, अब ये टीआरएनए खाली हो गया और ये यहाँ से निकल जाएगा। इस तरह इसकी एंट्री होती रहेगी और ये इस पर रेस्पेक्टिव घसकता रहेगा, ऐसे करके चलता रहेगा। ओके, now this is called as translocation. Translocation is the movement of ribosome on mRNA in the direction of 5' to 3' so that new codon can be opened at the A site and new tRNA can entered. Okay, so this is all about elongation. Elongation consists of decoding, transpeptidation and translocation. Now
ऐसा ही होते होते जितने नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स का प्रोटीन आपको बनना है वो बन जाएगा, एंड देन द टर्मिनेशन विल स्टार्ट। क्योंकि कंटिन्यूअस प्रोसेस तो है नहीं कि वो प्रोटीन बनना स्टार्ट हो गया तो प्रोटीन बनता ही रहेगा। हर प्रोटीन की एक साइज होती है, देयर इज अ डेफिनेट नंबर ऑफ अमाइनो एसिड्स इन दैट प्रोटीन, सो द प्रोटीन इज इन definite shape and size and definite number of amino acids, so it must be terminated after the definite shape and size when the protein is received। जब प्रोटीन पूरा अमाइनो एसिड आ गया जितना उसको आना था, उसके बाद वो टर्मिनेट तो होगा। अब बारी आई टर्मिनेशन की। राइबोसोम्स ट्रांसलोकेट करता हुआ ए साइट पे टर्मिनेशन कोडोन से उसका पाला पड़ गया। घूमते घूमते वो ऐसे साइट पे आ गया जाते जाते कि अब वहाँ पे ए कोडोन पे ए साइट पर स्टॉप कोडोन आ गए। स्टॉप कोडोन कौन कौन से हैं? UGA, UAG एंड UAA। इस स्टॉप कोडोन के लिए मैंने पहले ही बताया था इस चैप्टर में, देयर इज नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन्स, देयर आर नो tRNA फॉर स्टॉप कोडोन, लिखा हुआ है। there are no tRNA फॉर स्टॉप कोडोन। जब आप tRNA पढ़ रहे थे, इसके लिए कोई tRNA है ही नहीं। अब जब कोई tRNA नहीं है तो सेल को सिंबल मिल जाएगा कि इसका मतलब अब प्रोटीन सिंथेसिस को रोकना है। बहुत सारे रिलीजिंग फैक्टर्स होते हैं जो कि प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स में डिफरेंट है। नाम उनका रिलीजिंग फैक्टर RF1, 2, 3 है। रिलीजिंग फैक्टर आकर आपके स्टॉप कोडोन के पास आकर ज्वाइन कर लेगा। ये सिंबल देने के लिए कि इसमें कुछ बायोकेमिकल्स, कुछ जो बॉन्डिंग है, कॉम्प्लीमेंट्रिटी की बॉन्डिंग है, वो कुछ लूजन हो। अब आपको प्रोटीन सिंथेसिस नहीं करना है, आगे कोई tRNA है ही नहीं, और ये पेप्टाइड बॉन्ड इस tRNA रहता तब तो ये ट्रांसफ़र होता और ये फ्री होके बाहर निकलता। अब है ही नहीं, कोई tRNA आएगा ही नहीं, क्योंकि यहाँ ए साइट पर स्टॉप कोडोन आ चुका है। और जैसे ही रिलीजिंग फैक्टर ज्वाइन करेगा, ये सिंबल दे देगा इस जो पूरी मशीन बैठी है बनाने के लिए, ये जो एक मशीन है, मैकिनरी शेप है प्रोटीन सिंथेसिस के लिए, सबको अलग अलग कर दो। जैसे हम लोग कितनी बार अपना मनचाहा खिलौना बनाते हैं ज्वाइन करके, और ज्वाइन करने के बाद उससे जितना मन किया खेल लिए, और उसके बाद सारे को डिसेंबल करते हैं ना, एंड दैट इज कॉल्ड नाउ द डिसेंबलिंग ऑफ दिस प्रोसेस स्टार्ट्स। जैसे ही रिलीज फैक्टर आपके स्टॉप कोडोन पर आएगा, आने के बाद ये पूरे की बॉन्डिंग डिफरेंट हो जाएगी। 30S ब्रेक करेगा, मीन्स इसको छोड़ देगा। 50S अलग हो जाएगा, tRNA अलग होंगे, यहाँ की बॉन्डिंग ब्रेक हो जाएगी, और पूरा पेप्टाइड जो बॉन्ड बना था, प्रोटीन जो बना था, रॉ प्रोटीन है, इसकी भी प्रोसेसिंग होगी। अगर इसको क्या बनना है वैसा शेप दिया जाएगा, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर, इसमें लिपिड ऐड करना है तो वो ऐड होगा। और ये सब कहाँ होता है? गोल्गी कॉम्प्लेक्स में। तो ये आपका पॉलीपेप्टाइड जो चेन है, पेप्टाइड जो चेन है पॉलीपेप्टाइड, ये चेन अलग हो गया, mRNA अलग हो गया, दोनों यूनिट फिर से अलग हो गए, और ये tRNA फिर से साइटोप्लाज्म में, ये पूरे चीज़ जो है अलग हो गए। कोई अब किसी को मतलब नहीं रहा, पता ही नहीं चलेगा कि कभी कोई असेंबल भी हुए थे और असेंबल होके काम कर दिए। Now this is the end of protein synthesis, which has the product of this polypeptide bond containing protein containing several amino acid। और यहाँ पुराना वाला अमाइनो एसिड सबसे लास्ट में रहेगा, नया वाला अमाइनो एसिड सबसे ऊपर रहेगा। So this is all about the translation process that is given in the NCERT book in this para। इसमें मैंने आप रिलीज फैक्टर्स यहाँ नाम दिया हुआ है, इसमें मैंने सारे पॉइंट्स को कवर करने की कोशिश की है और की भी है। आपको कोई यहाँ पे जो 23S RNA इन बैक्टीरिया इज एंजाइम एज राइबोजाइम, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको अंडरलाइन कर लीजिएगा। राइबोसोम्स मूव्स फ्रॉम कोडोन टू कोडोन ऑन mRNA एंड दिस इज कॉल्ड एज ट्रांसलोकेशन। एट द एंड रिलीज फैक्टर्स ज्वाइन। In the same way, in the starting there was initiation factor, there is also elongation factors. What are these? These are only a simple type of proteins. So
This is all about the process of protein, which consists of these different types of RNAs, mRNA, rRNA, tRNA, these different types of proteins or enzymes, amino acyl tRNA synthetase, peptidyl transferase, that is not a protein, it is a ribonucleic acid in nature, and several protein factors in the form of releasing factor, initiation factor, elongation factor. And then we read one by one how the initiation starts by the assemblage and the formation of initiation complex, and before the formation of initiation complex it was amino acylation, means charging of amino acid with ATP and loading it on tRNA. So read the book, and I will provide these notes in Google Classroom, and prepare notes by writing in copy, okay, and make this diagram in the copy, this whole diagram in the copy in your notebook also, okay. Thank you.